डियर स्टूडेंट्स, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाय महात्मा गांधी। हम लोग फर्स्ट पार्ट का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें पैराग्राफ 1 से लेकर के पैराग्राफ 8 तक लाइन बाय लाइन हम लोगों ने डिटेल्स में समझा। अब हम इसके रेस्ट पार्ट के बारे में पढ़ते हैं, जहां गांधी भारतीय सभ्यता के बारे में विशेष तरीके से बात करते हैं। इसके पहले जो भी हमने पढ़ा उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उसके आंसर आपको देखने के लिए बोला गया था। अगर आप सेक्शन को अच्छे से पढ़े और समझे हैं तो स्वयं आप इन प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। तो वही चैप्टर को फिर शुरू करते हैं पैराग्राफ 9 से। यहाँ हम देख रहे हैं, द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटरीज। गांधी ने यहाँ कहा, भारतीय सभ्यता जैसा मैंने वर्णन किया है, मतलब गांधी ने वर्णन किया, अपने धर्मनिष्ठ समर्थकों द्वारा इसी तरह वर्णित हुई है। यानी इस लाइन को हम ऐसे समझे, गांधी कहना चाहते हैं कि जो भारत के समर्थक हैं या भारत से प्रेम करते हैं या देश प्रेमी हैं, वे भारतीय सभ्यता को बिल्कुल उसी तरीक़ा से वर्णन किया जिस तरीक़ा से यहाँ गांधी ने किया है। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड and under no civilization have all men attained perfection। गांधी बताते हैं, विश्व के किसी हिस्से में तथा किसी सभ्यता के अंतर्गत सभी व्यक्ति हर तरह से श्रेष्ठ नहीं होते। यानी दुनिया के अन्य सभ्यताओं को देखिए, वह हमसे बहुत सारे मामले में देखने में तो सुंदर हैं, लेकिन श्रेष्ठता उनके पास नहीं है। विश्व में मात्र भारत ही एक ऐसी देश है जहाँ की सभ्यता और संस्कृति ऐसी है जिसमें हर एक व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। हर एक व्यक्ति के पास कुछ ऐसे प्रिफेक्शन होते हैं। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल पेइंग। भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति रही है कि यह नैतिकता को वरीयता देती है। That of the Western civilization is to propagate immorality। जबकि पश्चिमी सभ्यता की प्रवृत्ति अनैतिकता का प्रसार करने की रही है। यह डिफरेंस रहा इन दोनों सभ्यताओं में। भारतीय सभ्यता हमें हमेशा कर्तव्य, नैतिकता और चरित्र की ओर लेकर आती है। यह बताती है कि सभ्य जीवन में, मानव के जीवन में नैतिकता का, आचरण का और कर्तव्य का कितना बड़ा महत्व होता है। जबकि हम आधुनिक सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता को देखें तो ये हमेशा हमेशा के लिए अनैतिकता का प्रसार करने के लिए ही हमेशा जो है ना प्रेरित करती रहती है। इसका प्रवृत्ति ही रहा है। द लैटर इज गॉडलेस। पश्चिमी सभ्यता यानी लैटर, जो बाद में सभ्यता आई, ईश्वर विहीन है। इन्हें भगवान में किसी भी प्रकार का भरोसा नहीं है। आज के मानव यानी आधुनिक सभ्यता के मानव सिर्फ और सिर्फ इतना ही जानते हैं कि वे स्वयं ईश्वर से बेहतर हैं या ईश्वर हैं ही नहीं। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन अ, पेज को टर्न करते हैं, द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन अ बिलीव इन गॉड। जबकि पूर्वी सभ्यता, फॉर्मर बोले तो पहले वाली सभ्यता, ईश्वर में आस्था रखती है। यानी हमारे पहले की जो सभ्यता थी वह मानती थी कि भगवान है, हम जो भी करते हैं वह सब ईश्वर की मर्जी होती है। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, ऐसा समझकर तथा मानकर, या जैसे ऐसे वो समझते थे और ऐसे ही वो विश्वास करते थे। It behoves every lover of India to cling to the old Indian civilization, even as a child clings to the mother breast। यहाँ गांधी जो है ना, हमें उस समय के अंडरस्टैंडिंग और मान्यताओं के बारे में बताते हैं कि वे लोग ऐसा समझकर, शो अंडरस्टैंडिंग एंड शो बिलीविंग, तथा मानकर प्रत्येक भारत प्रेमी का भारत से चिपके रहना माँ की सीने से बच्चे के चिपके रहने के समान है। यानी यह प्रत्येक भारतीय प्रेमी को
उस तरीक़ा से प्रेरित करता है अपने भारतीय सभ्यता को गले लगाने के लिए जिस तरीक़ा से एक बच्चा अपने माँ के सीने से लग जाता है। अतः हम इन चीज़ों को ऐसे भी एक्सप्लेन कर लें कि किसी देश में देश की और उसके सभ्यता में वही संबंध होता है जो एक बच्चा का उसके माँ के सीने से है। अगर आप एक बच्चा को उसके माँ के सीने से अलग कर दीजिए तो बच्चा का वजूद समाप्त हो सकता है और माँ का भी वजूद समाप्त हो सकता है। आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। मैं पश्चिम से घृणा नहीं करता हूँ। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी अ थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। बल्कि मैं तो पश्चिमी का एहसानमंद हूँ कि उसके साहित्य से मैंने बहुत कुछ सीखा है। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी दैट इफ़ आई वांट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट। लेकिन मैं पश्चिम सभ्यता का इस कारण भी एहसानमंद हूँ कि इसने मुझे सिखाया है कि अगर मैं भारत को अपने सर्वोच्च बिंदु पर विकास करते देखना चाहता हूँ, आई मस्ट टेल माई कंट्रीमेन फ्रैंकली दैट, तो मुझे अपने देशवासियों से साफ साफ बता देना है कि आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता के वर्षों के अनुभव के बाद I have learnt one lesson from it, and that is that we must shun it at all cost. आधुनिक सभ्यता वर्षों के अनुभव के बाद मैंने एक सबक सीखा है कि हमें पश्चिम सभ्यता से हर हाल में बच के रहना चाहिए। इस पैराग्राफ में गांधी ने बताया कि मैं आधुनिक सभ्यता से पाश्चात्य सभ्यता से बिल्कुल नफरत नहीं करता हूँ, बल्कि कहीं ना कहीं से मैं इसका एहसानमंद भी हूँ, क्योंकि यह सभ्यता हमें एक सबक सिखाता है कि अगर आपको भारत को सबसे ऊपर शिखर पे लेकर के जाना है या भारत को विकसित करते देखना है तो आपको किसी भी कीमत पे यानी हर हाल में इस सभ्यता को यानी आधुनिक वेस्टर्न सभ्यता को छोड़ देना चाहिए। व्हाट इज़ दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन? यह पश्चिमी सभ्यता क्या है? इट इज़ द वर्शिप ऑफ द मटेरियल। यह भौतिकता की पूजा है। इट इज़ द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस। यह हमारे अंदर की पाश्विक वृत्ति की पूजा है, यानी जानवरपन, खुद को जानवर बना लेना और उसी को मान्यता देना। इट इज़ अनएडल्ट्रेटेड मैटेरियलिज्म। यह विशुद्ध भौतिकतावाद है, यानी कहीं ना कहीं से हम कहें तो आधुनिक सभ्यता सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं की पूजा का ही सभ्यता है ये। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग if it does not think at every step of the triumph of material civilization। आधुनिक सभ्यता अगर हर कदम पर भौतिकता की विजय नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यानी हमने इस 11 पैराग्राफ में आधुनिक सभ्यता के डिफिनेशन के बारे में जाना, जहां गांधी ने हमें बताया कि आधुनिक सभ्यता का एक ही मतलब है कि हमें वस्तुओं का हो जाना है, और वस्तु जहां मानव का कोई महत्व नहीं होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ को देख लेते हैं। इट इज़ परहैप्स अननेसेसरी इफ़ नॉट यूजलेस। शायद यह गैर जरूरी है, व्यर्थ भी टू वे द मेरिट ऑफ द टू सिविलाइजेशंस, कि हम दो सभ्यताओं की खूबियों की तुलना करें। शायद यह गैर जरूरी है, व्यर्थ भी कि हम दो सभ्यताओं की खूबियों की तुलना करें। अगर हम इन दोनों सभ्यताओं की खूबियों की तुलना करते हैं, हम दोनों सभ्यताओं के मेरिट की चर्चा करते हैं, तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह व्यर्थ है। It is likely that the West has evolved a civilization suited to its climate and surroundings। शायद पश्चिमी दुनिया ने एक ऐसी सभ्यता विकसित की है जो कि उसकी आबो हवा तथा परिवेश के अनुकूल हो। एक लाइन में जानिए कि आधुनिक लोग
इसी प्रवृत्ति के हैं। उन्हें ऐसे समाज की आवश्यकता थी जिसमें ना कोई सुनने वाला हो, ना कोई पूछने वाला हो, ना कोई रोकने वाला हो, ना कोई टोकने वाला हो। हर व्यक्ति एक जानवर के तरह अपने जीवन को जिए और उन लोगों ने अपने इस परिवेश के लिए ऐसी सभ्यता बना लिया। And similarly, we have a civilization suited to our condition and both are good in their own respective spheres. उसी तरह हमारी सभ्यता ऐसी है जो हमारी परिस्थिति के अनुकूल है, दोनों अपने अपने लिए सही है। यानी हम देखें तो हमारे पास भी एक सभ्यता है, चूँकि हम ऐसे लोग नहीं हैं जैसे वे लोग हैं। हमें एक ऐसी समाज की आवश्यकता थी जिसमें हमारे रहन सहन, हमारे ऊपर दबाव हो, कहीं ना कहीं से हमें जो है ना अपने परिवार से, अपने संस्कार से, अपने संस्कृति से मतलब थी। और हम लोगों ने एक ऐसा सभ्यता बनाया जो हमारे इस परिवेश को, इन परिस्थितियों के अनुकूल हो। अतः जो जैसा उसके लिए वैसा सभ्यता आवश्यक थी, तो दोनों सभ्यताएं अपने अपने जगह पे बिल्कुल सही थी। The distinguishing characteristic of modern civilization is an indefinite multiplicity of human wants. आधुनिक सभ्यता की पहचान कराने वाली खूबी है मानवीय इच्छाओं का अनंत विस्तार। अगर आधुनिक सभ्यता की हम बातें करें तो इसकी एक ही विशेषता है कि आप अपने इच्छाओं को अनंत लेकर के जाइए। The characteristic of ancient civilization is an imperative restriction upon and a strict regulating of these wants. पश्चिमी तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि वेस्ट हैज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राचीन सभ्यता। तो यहाँ हम लोग देख द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन, प्राचीन सभ्यता की खूबी है, इज एन इम्परेटिव रेस्ट्रिक्शन अपॉन एंड अ स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दीज वांट्स। प्राचीन सभ्यता की खूबी है इन इच्छाओं का कठोर नियमन और इन पर आवश्यक अनुशासन। द मॉडर्न और वेस्टर्न insatiableness arises really from want of living faith in future state and therefore also in divinity. पश्चिम या आधुनिक सभ्यता को बेचैनी का कारण किसी भावी राज के जीवंत आस्था का अभाव है, जो दरअसल ईश्वर में भी आस्था का अभाव है। The restraint of ancient or eastern civilization arises from a belief, often in spite of ourselves, in a future state and the existence of a divine power. पूर्वी या प्राचीन सभ्यता में संयम, जो एक भावी राज्य में आस्था से पनपता है, इस किसी ईश्वरीय सत्ता में विश्वास से पनपता है। यानी कुल मिलाकर के हमने देखा कि पश्चिमी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता हुई जिसमें भावी राज जीवंत आस्था का अभाव रहा, जो परस्पर ईश्वर में भी जो है ना अभाव रहा, जबकि हमारी सभ्यता में संयम, जो एक भावी राज में आस्था से पनपता है, यानी कहीं ना कहीं से जो है ना आस्था को दर्शाता है, या ईश्वर ये सत्ता में विश्वास करता है, उससे पनपता है। यह हमारा विशेषता रहा। Some of the immediate and brilliant result of modern invention are too maddening to resist. आधुनिक आविष्कारों के कुछ तत्कालिक उल्लेखनीय परिणाम इतने पागल कर देने वाले हैं कि उन्हें दूर रखना असंभव है। But I have no manner of doubt that the victory of man lies in that resistance. लेकिन मुझे तनिक भी संदेह नहीं कि मनुष्य की विजय इसको अनदेखा करने में ही है। यानी हमने देखा कि कहीं ना कहीं से ऐसा है कि आधुनिक सभ्यता में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो हमें पागल कर चुकी है और हमें उसे रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अदरवाइज मानवता की हार हर हाल में होने वाली है।
वी आर इन डेंजर ऑफ बर्टेनिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर ए मोमेंट्री प्लीजर। हमारा संकट इस बात में है कि कहीं हम क्षणिक सुख के लिए शाश्वत अच्छाई का सौदा न कर लें। Just as in the West they have made wonderful discovery in things material, similarly Hinduism has made a still more marvelous discoveries in things of religion, of the spirit, of the soul। पश्चिम में जिस तरह भौतिक चीज़ों में लाजवाब खोज हुए, उसी तरह पूर्व में हिंदू धर्म के क्षेत्र में उल्लेखनीय खोजें हुई, आत्मा के मामले में भी। बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरी। लेकिन हम इन महान और श्रेष्ठ खोजों को नहीं देख रहे हैं। वी आर डेजल्ड बाई द मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज़ मेड। हम पश्चिम के विज्ञान के रोचक भौतिक विकास को देख चौंध हो रहे हैं। आई एम नॉट एनमराउड ऑफ दैट प्रोग्रेस। मैं उस विकास से अभिभूत नहीं हूँ। इन फैक्ट इट ऑलमोस्ट सिम्स एज दाउ गॉड इन हिज विजडम हैज़ प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम प्रोग्रेसिंग along those lines so that it might fulfill its special mission of resisting the honors of materialism। अब आप इस बातों को ऐसे समझ लीजिए। इन फैक्ट वास्तव में, इट ऑलमोस्ट सिम्स एज दाउ गॉड इन हिज विजडम हैज़ प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम प्रोग्रेसिंग along those lines। वास्तव में यह लगता है ईश्वर ने अपने सद्बुद्धि से भारत को उस तरह के विकास से बचा लिया so that it might fulfill its special mission of resisting the honors of materialism, ताकि वह भौतिकतावाद के प्रसार को रोकने के विशेष अभियान में सफल हो सके। After all, there is something in Hinduism that has kept it alive up till now। आखिर हिंदू धर्म में कुछ तो है जिसने इसे अब तक जिलाए रखा है, यानी जिंदा रखा है। It has witnessed the fall of Babylon। इसने बेबीलोन It has witnessed the fall of Babylon, Syrian, पर्शियन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन। इसने बेबीलोन, सीरिया, फारस तथा मिस्र की सभ्यताओं का पतन देखा है। कास्ट लुक अराउंड यू, अपने चारों ओर नज़र दौड़ाइए। वेयर इज रोम एंड वेयर इज ग्रीक, कहाँ अब रोम है, कहाँ है अब यूनान। कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिवन, क्या आपको आज कहीं भी गिवन की इटली के दर्शन होंगे। या और रैदर द एंशिएंट रोम, फॉर रोम वॉज इटली, या प्राचीन रोम के, क्योंकि रोम ही इटली था। गो टू ग्रीक, यूनान जाइए। वेयर इज़ द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, कहाँ है वहाँ विश्व प्रसिद्ध एटिक सभ्यता। Then coming to India, let one go through the most ancient records and then look around you and you would be constrained to say, yes, I see here ancient India still living। फिर वापस भारत आकर देखिए, आप अत्यंत प्राचीन दस्तावेजों को पढ़ेंगे और फिर अपने चारों ओर नज़र दौड़ाएंगे तो कहने से नहीं चूकेंगे, हाँ मैं यहाँ प्राचीन भारत को जीवित देख रहा हूँ। अगर आपको दुनिया का भ्रमण करना है तो एक बार आप दुनिया का भ्रमण कर लीजिए। आप ग्रीक घूम लीजिए, यूरोप चले जाइए, आप रोम का सफ़र कर लीजिए, हर जगह जाइए। उसके बाद भारत आइए और भारत के प्राचीन रिकॉर्ड का अध्ययन कीजिए और वर्तमान को देखिए। आप एक बार में बोलेंगे कि हाँ भारतीय सभ्यता अभी भी जिंदा है तो है। ट्रू देयर वेयर डंग हिप्स टू हियर एंड देयर, सच है जहाँ तहाँ गोबर के ढेर है, यानी हाँ कहीं ना कहीं यहाँ भी हम लोगों ने देखा कि भारतीय सभ्यता में भी कुछ छेड़छाड़ हुई है। ट्रू देयर वेयर डंग हिप टू हियर एंड देयर बट देयर आर रिच ट्रेजर्स ब्यूरिड अंडर देम,
पर वहीं उनके नीचे धरती के भीतर बहुमूल्य चीज़ें दबी पड़ी है। And the reason why it has survived is that the end which Hinduism set before it was not development along material but as spiritual lines। और जिस कारण से यह बचा रहा है वह यह है कि हिंदू धर्म ने अपने लिए भौतिकवादी लक्ष्य नहीं बल्कि आध्यात्मिक लक्ष्य रखे। और civilization, our culture, our स्वराज depend not upon multiplying our wants self-indulgence but upon restricting wants self-denial। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज हमारी इच्छाओं के कई गुना बढ़ने पर निर्भर नहीं रहे हैं, अति भोग पर नहीं, बल्कि वे इच्छा पर नियंत्रण, आत्मवंचना पर निर्भर रहे हैं। यूरोपियन सिविलाइजेशन is no doubt suited for the Europeans, but it will mean ruin for India if we endeavor to copy it। यूरोपीय सभ्यता बेशक यूरोपवासियों के लायक है, उनके अनुकूल है, लेकिन यदि भारत इसकी नकल करेगा तो यह उसे बर्बाद कर देगी। This is not to say that we may not adopt and assimilate whatever may be good and capable of assimilation by us। कहने का यह मतलब नहीं कि हम यूरोपीय सभ्यता से ग्रहण करने लायक चीज को नहीं ग्रहण करेंगे। कहने का yes, it does not also mean that even the Europeans will not have to part with whatever evil might have crept into it। कहने का यह भी मतलब नहीं कि यूरोपवासियों को अपनी सभ्यता में समा गई विकृतियों को दूर करना है। This incessant search for material comforts and their multiplication is such an evil, and I make bold to say that the Europeans themselves will have to remodel their outlook। भौतिक यहाँ तक हम लोगों ने देखा The incessant search for material comforts and their multiplication is such an evil that I make bold to say that the Europeans themselves will have to remodel their outlook। भौतिक सुख सुविधाओं तथा उनके विस्तार की अनवरत खोज एक ऐसी विकृति है कि मुझे साहस कर कहना पड़ रहा है कि यूरोप के लोगों को खुद अपने नजरियों को फिर से संगठित करना होगा। If they are not to perish under the weight of the comforts to which they are becoming slaves। नहीं तो वे उन सुख सुविधाओं के भार जो उन्हें गुलाम बना चुके हैं से दबकर नष्ट हो जाएंगे। It may be that my reading is wrong, शायद मेरी बात गलत हो, but I know that for India to run after the golden fleece is to court certain death। पर मैं जानता हूँ कि भारत यदि आकाश कुसुम के फेर में रहेगा तो उसका विनाश निश्चित है। Let us engrave on our hearts the motto of a Western philosopher। हमें अपने दिलों में एक पश्चिमी दार्शनिक की यह बात टाँक लेनी चाहिए। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सदा जीवन उच्च विचार। टुडे इट इज सर्टेन दैट द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग एंड वी द फ्यू हु प्रोसेस टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेस रन द रिस्क इन अ वेन सर्च आफ्टर हाई लिविंग ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग। आज यह तय है कि करोड़ों लोग उच्च स्तरीय जीवन नहीं जी सकते और हम लोग जो जनता के लिए चिंतन करने का दावा करते हैं उच्च जीवन की तलाश में उच्च विचार को खोने का जोखिम मोल लेते हैं। सिविलाइजेशन इज द रियल सेंस ऑफ द टर्म। सभ्यता वास्तविक अर्थों में इच्छा के विस्तार में नहीं,
consist not in the multiplication but in the deliberate and voluntary restriction of wants। उस वास्तविक अर्थों में सभ्यता इच्छा के विस्तार में नहीं, उस पर दृढ़ तथा आत्म प्रेरित नियंत्रण में निहित होती है। This alone increases and promotes contentment, real happiness and capacity for service। यही अकेले संतुष्टि, वास्तविक सुख तथा सेवा की क्षमता को बढ़ाती है। लास्ट पैराग्राफ को देखते हैं। ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी। भौतिक सामंजस्य तथा आराम एक हद तक जरूरी है, बट अबव ए सर्टेन लेवल इट बिकम्स अ हिंड्रेंस इंस्टेड ऑफ हेल्प। लेकिन एक स्तर से ऊपर ये मदद नहीं, रुकावट बन जाते हैं। Therefore, the ideal of creating unlimited number of wants and satisfying them seem to be a delusion and a snare। अतः असीमित इच्छाओं को पैदा करने तथा उसकी पूर्ति करने का आदर्श एक भ्रम है, एक फंदा है। The satisfaction of one's physical needs, even the intellectual needs of one's narrow self, must meet at a certain point a dead stop। यहाँ हमने देखा कि स्वयं की भौतिक जरूरतों की पूर्ति, यहाँ तक कि बौद्धिक जरूरतों की पूर्ति के लिए एक बिंदु पर पहुंचकर एकदम रुक जाना चाहिए। Before it degenerates into physical and intellectual voluptuousness, क्योंकि इसके बाद तो वह भौतिक तथा बौद्धिक विलासिता में स्खलित हो जाएगा। A man must arrange his physical and cultural circumstances so that they do not hinder him in his service of humanity on which all his energy should be concentrated। एक आदमी को अपने भौतिक तथा बौद्धिक परिवेश का इस तरह समायोजन करना चाहिए कि वे उसे मानवता की सेवा करने में बाधित न करे, जिस पर उसकी सारी शक्ति केंद्रित हो। तो इस पैराग्राफ में हमने देखा कि भारतीय सभ्यता किसी भी विधि से और हर विधि से दुनिया की हर सभ्यताओं में सबसे उत्तम सभ्यता रही है, और इस सभ्यता की रक्षा हमारे हाथों में है। कभी न कभी भारत विश्व गुरु था। अगर हम चाहें तो हमेशा हमेशा के लिए भारत विश्व गुरु बन सकता है। आपका चैप्टर समाप्त हुआ। अब आप इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर स्वयं कर सकते हैं। नीचे कुछ ग्लोसरी एंड नोट्स भी दिए गए हैं जो आपके वर्ड मीनिंग को अच्छी तरह से गाइड कर लेंगे। बाकी जो आप लॉन्ग क्वेश्चंस देख रहे हैं, अगर आप इस चैप्टर का समरी देखें, बल्कि समय के साथ मैं आपको इसका समरी भी दे दूंगा जो आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।